नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इज़राइल में जो एक राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर चल रहा है उस विषय में थोड़ा हम बात करना चाहते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इज़राइल की जो स्थापना हुई है, जो मॉडर्न इज़राइल आज का जो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रस्ताव के तहत 1948 में इज़राइल की पुनर्स्थापना हुई। पुनर्स्थापना इन द सेंस, मेरे कहने का ये मतलब है कि इज़राइल एक प्राचीन देश है, लेकिन जब इस्लाम अरबिया से निकला और जब ये अपना विकास या यूँ कहा जाए कि अपने प्रसार को जब इसने चारों तरफ फैलाना शुरू किया, तो उसका जो सर्वप्रथम जिन देशों पर प्रभाव पड़ा उनमें इज़राइल भी था और अरबियों ने इज़राइल को कैप्चर कर लिया और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इस तरह से इज़राइल के जो रहने वाले लोग, यहूदी धर्म को मानने वाले लोग और उनकी जो भाषा हिब्रू है, वो लोग पूरी दुनिया में इधर उधर रिफ्यूज़ी के तौर पे फैल गए और तकरीबन ये पूरे पश्चिमी जो देशों में, मतलब मेरा कहना चाहता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें ये जाकर बस गए और भारत में भी इनका कुछ एक हिस्सा आके रहता था। दूसरी विश्व युद्ध में जैसा कि जो हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसने अपना शिकार यहूदियों को बनाया था और बड़े ही स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर इनका मर्डर हुआ था, मास किलिंग जिसे मैं कह सकता हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में एक प्रस्ताव पास करके इज़राइल की पुनर्स्थापना कराई और उस समय तक उस पर अरबियों का कब्जा हो चुका था और आज भी अरबी लोग उसको क्लेम करते हैं कि इज़राइल एक्चुअली इज़राइल नहीं, वो फ़िलिस्तीन है, जो कि उनका मानना है कि ये फ़िलिस्तीनी देश है, इज़राइल की कोई वहाँ पर जगह नहीं बनती है। तो इस तरह से इज़राइल एक संघर्ष में फंसा हुआ देश रहा है, लेकिन अपनी शक्ति से उसने कहीं न कहीं अपनी स्थिति को मजबूत किया है और इज़राइल एक आज के टाइम में अपनी सैन्य शक्ति के लिए, आर्थिक विकास के लिए और मैं कह सकता हूँ कि जो उसकी एक सैन्य डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया में आज के टाइम में बहुत ही शानदार रूप से चल रही है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से जो इज़राइल है वो राजनीतिक अस्थिरता का बहुत बड़ा शिकार बन चुका है। पिछले 2 वर्षों के अंदर ही वहाँ पर 4 आम चुनाव हो चुके हैं और कोई भी सरकार स्थायी रूप से नहीं बन पा रही है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो कि पिछले 12 वर्षों से वो सत्तासीन है, उनकी पार्टी को ये जो अभी वर्तमान में जो भी पिछला चुनाव अभी जो इसी मार्च महीने में हुआ है उसमें उनकी लिक्विड पार्टी, जो है पार्टी का नाम लिक्विड पार्टी है, उसको 120 सदस्यीय सदन में 30 सांसद उनके जीते हैं और उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। पीछे भी उन्होंने कुछ गठबंधनों के द्वारा कोलिशन पार्टनर्स अपने बनाए थे और उनके द्वारा वो सरकार जैसे तैसे वो 2 महीने 4 महीने के हिसाब से अभी चल रही थी। पिछले 2 सालों में जो 4-4 इलेक्शन हुए हैं, तो अभी तक उनका गठबंधन बनता रहा, बिगड़ता रहा। लेकिन प्रेजेंट स्थिति ऐसी आ गई है कि जो 13 पार्टियां हैं वहाँ पर, 13 पार्टियों में से सबसे बड़ी पार्टी इनकी है, लेकिन इनको कोई भी समर्थन देने को तैयार नहीं है। वहाँ के जो राष्ट्रपति रिवलिन है, उन्होंने इस समय उन्होंने सभी पार्टियों से जो सरकार बनाने के बारे में जो विचार विमर्श किया, लेकिन कोई भी पार्टी सामने नहीं आई। तो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को ही सरकार बनाने का फिर से प्रस्ताव दिया है और उन्होंने ये कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ही एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं कि जो कंपैरेटिवली अदर्स, जो दूसरे लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, उनके कंपैरिजन में ये शायद बेटर स्थिति में है कि जो एक थोड़ी सी स्थायी सरकार दे सकते हैं। हालांकि उनका ये मानना है कि अगर ये ऐसी जो सरकार अगर नहीं बन पाती है तो फिर हम लगता है कि ये देश हमारा जो है फिर एक आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। तो बात यह है कि जो स्थिति इस समय इज़राइल में है, इज़राइल दरअसल इस समय एंटी नेतन्याहू एंड प्रो नेतन्याहू, मतलब 2 ग्रुप में पूरी तरह डिवाइड हो गया है। कुछ जो जनता है वो मतलब या तो उनको लाने वाले लोग हैं जो सत्तासीन देखना चाहते हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनको सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैं बताऊँ कि बेंजामिन नेतन्याहू को उस देश में एक मतलब स्ट्रांग लीडर के रूप में देखा जाता है। जैसा कि उन्होंने अभी जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाने का जो प्रस्ताव रखा था और दुनिया में बड़े बड़े देशों ने उसका विरोध किया था, लेकिन अमेरिका ने भी उसका समर्थन किया है। तो इस तरह से उनकी क्रेडिट जो है इज़राइल में और भी मजबूत हुई है। साथ साथ
दूसरी बात ये कि उन्होंने एक अब्राहम एग्रीमेंट करवाया है। अब्राहम एग्रीमेंट के तहत इज़राइल को मतलब जो है, जो अरबियन कंट्रीज़ हैं, जो पूरी अरबियन कंट्रीज़ से वो पूरी तरह घिरा हुआ है, जो उनके मुखर विरोधी रहे हैं और इज़राइल को कभी वो देखना नहीं चाहते थे, उन देशों में से जैसे कि यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, मोरक्को है और सूडान है, और ये इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, इसमें बहरीन है, ये कंट्रीज़ इन लोगों ने कहीं न कहीं एक अब्राहम एग्रीमेंट के तहत इज़राइल के करीब आने की कोशिश किया है या इज़राइल उनको अपने करीब लाया है। तो एक तरह से उसकी जो मान्यता है अरब जगत में, मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ में भी बढ़ी है, और ये सब जो कुछ भी हुआ है ये बेंजामिन नेतन्याहू की ही लीडरशिप में हुआ है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, उनका पर्सनल केमिस्ट्री उनके साथ बहुत अच्छी है, और इज़राइल का संबंध हमारे साथ काफ़ी मजबूत हुआ है, और भारत को काफ़ी सैन्य क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी हमारे उनके अच्छे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और उनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर को रूप में देखा जाता है। अब ये देखना है कि जो राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें सरकार बनाने का जो न्योता दिया है वो सरकार बना पाएंगे, और वो बनेगी तो सरकार कितनी चलेगी, जैसे कि उम्मीद कम ही लग रही है। लेकिन सबसे बड़ी एक जो मुश्किल की बात ये है वहाँ पर उनके साथ, नेतन्याहू जी के साथ, कि वो भ्रष्टाचार के केस में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनके ऊपर रिश्वतखोरी, फोर्जरी, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऐसे मतलब एक क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, और पूरी तरह से वो घिर गए हैं, और उन कोर्ट में डे टू डे उनकी हियरिंग चल रही है। अगर वो सरकार बना भी लेते हैं तो लगता है कि सत्ता में रहने नहीं पाएंगे, शायद उनको अंदर जेल की सज़ा भी, जेल में भी जाना पड़ सकता है, या उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। पहले सत्ता तो बनेगी नहीं जैसा कि लग रहा है, और बन भी गई तो वो चलेगी नहीं। तो मेरा मतलब है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं, एक्चुअली उनको इज़राइल में उनको बीबी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो ये बीबी की जो सरकार है या कुर्सी है वो बड़ी खतरे में फंस गई है, और इसका कहीं न कहीं एक रेपरकशन जो है कहीं न कहीं भारत के ऊपर भी पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा, इसे आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।